नाज़रीन, गजा में एक बड़े ऑपरेशन की तफसीलात सामने आ रही हैं जिसमें चीफ इजरायली कमांडर को मारा गया है और उसके साथ बहुत सारे ऑफिसर्स और डिप्टी कमांडर भी इसमें हलाक हुए हैं। साथ लेबनान के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि हरमीज 900 जो नंबर 1 स्पाई ड्रोन है इसराइल का और उसके अलावा बाकी मिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसको मार गिराया गया है। और साथ ताबड़तोड़ हमले हाई टेक मिसाइलों के साथ कॉन्टिन्यूस हमले हिजबुल्लाह के जारी हैं। हाइफा समेत अहम तरीन सिटीज को निशाना बनाया जा रहा है और साथ जो हसास तरीन सेंसिटिव बेसेस हैं उनके ऊपर कॉन्टिन्यूस अटैक्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और मिलियंस ऑफ इसराइली आबादी उसी तरह शेल्टर्स में कैद है। और इसराइली मीडिया बता रहा है कि पूरी तरह से पैरालाइज लाइफ देखने को मिल रही है इसराइल के अंदर। और ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस वॉर हो रहा है कि जो सेंट्रल इसराइल है, जो मरकजी शहर है, वहां पर भी इसराइली पैरालाइज होकर रह गए हैं। ये तमाम चीजें जो वो ग्रेट इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं और इसलिए आज इसराइल की जानिब से एक प्रपोजल भी, सीज फायर प्रपोजल भी लेबनान को भेजा गया है। अब इसमें क्या नई टैक्टिक्स हैं और अंदरूनी प्रेशर को कम करने के लिए किस तरह से ये सीज फायर प्रपोजल भेजा गया, क्योंकि ना लेबनान बॉर्डर पर कोई प्रोग्रेस हो रही है, ना फिजाई हमले रोके जा पा रहे हैं, ना ड्रोन्स का कोई बंदोबस्त इसराइल कर पा रहा है और कैजुअलिटीज जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। यमन की जानिब से बहुत बड़े हमले की तफसीलात सामने आ रही है। स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स यानी तूफान, ड्रोन्स का तूफान जो है वो इसराइल की जानिब रवाना किया गया है। ये ताज़ा तरीन खबरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज बरोज मंगल बहुत बड़े हमलों की, तमाम फ्रंट से बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं। यमन से भी, इराक से भी, लेबनान से भी और गजा से तमाम फ्रंट्स पर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद है और सिहूनी ताकतों का सामना कर रही है और नेटो बैक्ड इसराइल उसका सामना किया जा रहा है। नेटो का टेक्नोलॉजी, उनका असलहा, एडवांसमेंट, उनका एयर डिफेंस, सारा कुछ इसराइल में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर इसराइल हारा तो नेटो के लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी। तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनको जो कन्फ्रंट कर रही है वो सिर्फ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। बाकी अभी तक किसी इस्लामी मुल्क की नेशनल आर्मी इसमें इंगेज नहीं हुई है। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस इसराइल प्लस नेटो की जो लड़ाई है वो यहाँ पर जारी है। तो आगाज हम नाज़रीन गजा से करते हैं। गजा में इसराइली मीडिया के बकौल एक एक्सेप्शनल वाकया पेश आया है। उनके नज़दीक इस तरह का वाकया शायद इससे पहले कभी गजा में हुआ हो, क्योंकि पूरे नॉर्दर्न गजा का जो चीफ कमांडर है उसको मार दिया गया। और नॉर्दर्न गजा की आप सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं कि मुकम्मल मुहासरा किया जा चुका है और ये सबसे डेंजरस तरीन मुहासरा है जिसमें पानी का एक कतरा भी शुमाली गजा में नहीं जाने दिया जा रहा, खुराक की एक नवाला भी शुमाली गजा में नहीं जाने दिया जा रहा और मेडिसिन बिल्कुल बंद हैं। पानी के जो कुएं हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग कर दी गई है इसराइल की जानिब से और उनको तबाह कर दिया गया है। वो हालत है इस वक्त शुमाली गजा की कि हम आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा जुल्म जो है वो इस वक्त वहाँ पर ढाया जा रहा है। एक साल क्या कुछ होता रहा और एक साल के बाद अब ये नई लहर है और इस तरह का मुहासरा शुमाली गजा के लोगों को इस वक्त देखना पड़ रहा है और दुनिया अभी भी कुछ भी करने से कासिर है। तो ऐसे सूरत हाल में रेजिस्टेंस अभी भी कन्फ्रंट कर रही है और यहाँ पर पूरे शुमाली गजा के जुल्म को जो हेड कर रहा था, जिसके हुक्म के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा था, जो इन नई ब्रिगेड्स को वहां पर जो उसका कमांडर था उस कमांडर को मारा गया है। यानी शुमाली गजा का जो चीफ कमांडर है उसको मज़ामती तहरीक की जानिब से मारा गया और इसलिए इसराइल इसको एक्सेप्शनल और सरप्राइज अटैक कह रहा है और डिफिकल्ट इवेंट कह रहा है, क्योंकि ये वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे और ना ये मैदान जंग के अंदर था, ये तो बिल्कुल पीछे मौजूद था और वहां पर इसको ब्रीफिंग दी जा रही थी कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। तो उस ब्रीफिंग के दौरान अटैक हुआ, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ बेसिकली अटैक हुआ और ये भी मारा गया, इसका डिप्टी कमांडर और बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी वहां पर हलाक और जख्मी हुए हैं। तो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। इजरायली मीडिया, कमांडर ऑफ द 401st ब्रिगेड was killed by an explosive device in Jabalia and other officers were injured with him. The commander of the brigade was killed while receiving an information and briefing in Jabalia, north of Gaza Strip. The area is responsible for कि इस पूरे का जो मतलब ये जिम्मेदार कमांडर था, इसको हेड कर रहा था। Gaza resistance eliminates Israeli 401st brigade commander in Jabalia. Palestinian resistance fighters eliminated the commander of the brigade while a second commander
was seriously injured in जवालिया। टॉप कमांडर, उसके नीचे डिप्टी कमांडर और फिर बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो इसमें हलाक और जख्मी हुए हैं। ये इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ से तफसीलात आ रही हैं। तो ये इसराइल के नज़दीक वो कह रहे हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही उनके लिए वो कह रहे हैं पेनफुल है और ये अनबिलीवेबल और सरप्राइजिंग है उनके लिए। जैसा कि इसके बाद फिर इजरायली मीडिया ने लिखा है कि कंटिन्यूड फाइटिंग इन जबालिया कैंप शोज हाउ एग्जैजरेटेड द इजरायली क्लेम्स अबाउट विक्ट्री ओवर हमास आर, कि यहां पर जो इजरायली आर्मी क्लेम कर रही है कि हमने ये तबाह कर दिया, यहां पर मज़ामती तहरीक को खत्म कर दिया, तो जो भी क्लेम्स हो रहे थे इस कमांडर की हलाकत और बाकी ऑफिसर्स की हलाकत और कैजुअलिटीज ने बता दिया है कि ये सारे एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं, ये सच नहीं है। सच वो है कि मज़ामती तहरीक अब भी वहां पर मौजूद है और इजराइल को जो है वो कन्फ्रंट कर रही है। तो इसीलिए आप देखें ना कि इजराइल का इस वक्त सारे का सारा फोकस सिर्फ सिविलियंस के ऊपर हो चुका है और वो उनको जो है वो शहीद कर रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत बदतर इस वक्त शुमाली गजा के हालात हैं। डायरेक्टली सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, खुराक से यानी स्टारवेशन करके, बॉम्बिंग से, बराह रास्त गोलियों से और टैंकों से, मतलब इस तरह से जो है ना डायरेक्टली सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मज़ामती तहरीक से वो लड़ नहीं पा रहे। और इसीलिए पिछले दिनों में हमने देखा 2 दिन पहले कि इजरायली फौज क्या कर रही थी कि रात के वक्त एंटर होती थी और वहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगा देती थी और फिर दिन को विड्रॉ कर जाती, क्योंकि मज़ामती तहरीक जो है वो रात को नहीं लड़ती, दिन को लड़ती है। तो ये कन्फ्रंट भी नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ रात को जाते थे और जो सिविलियंस के घर थे वहां पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाकर आ जाते थे। तो फिर मज़ामती तहरीक ने क्या किया कि रात को इनके लिए वहां पर घात लगाने शुरू किया और फिर ये वहां पर जो है ट्रैप हुए। तो फलस्तीनी स्नाइपर्स भी वहां पर मौजूद हैं। इजरायली मीडिया बता रहा है सोल्जर्स होपलेसली वुंडेड बाय स्नाइपर फायर्स इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। होपलेसली वुंडेड यानी कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है इस तरह से। तो पूरी तरह से मज़ामती तहरीक का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो भी इंटैक्ट है, जो फाइटर्स हैं वो भी मौजूद हैं, स्नाइपर्स भी मौजूद हैं, टैंक्स को भी तबाह किया जा रहा है, कमांडर्स को भी हिट किया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन जहां पर बात आती है सिविलियंस को बचाने की, तो मुझे बताइए मज़ामती तहरीक और क्या करे। 1 साल से ज्यादा उसने ये कन्फ्रंट किया इजराइल प्लस नेटो को। उसने तो जो किया है वो पहले ओवर कैपेसिटी है, उसने अपना फर्ज है वो अदा कर दिया। यहां पर अगर आप मज़ामती तहरीक को कहेंगे कि वो सिविलियंस की कैजुअलिटीज रोके, तो मुझे बताइए वो कैसे रोक सकते हैं? वो जंगी हथियारों से गिरते हुए बमों को कैसे रोक सकते हैं? मुझे बताइए, क्या बाकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कहां गई इंटरनेशनल कम्युनिटी, कहां गई इस्लामिक वर्ल्ड और कहां गए वो हमारे उसूल? ये वॉर क्राइम होगा, इबादत गाहों को, सिविलियंस को, हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ये है ना दुनिया के उसूल। तो यहां इसराइल से दुनिया ये बनवाने में क्यों नाकाम है? तो इसलिए इसकी जो जिम्मेदारी है, जो भी निहत्ते लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी अरब वर्ल्ड के ऊपर आती है, इस्लामी दुनिया के ऊपर आती है और ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर आती है कि उनको चाहिए था कभी ये रोकते, और आज जो कुछ हो रहा है इसको फिल फॉर रोका जाना चाहिए। और अगर ये नहीं रोका जा रहा तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरह बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए गजा में जो शिद्दत बढ़ेगी तो ईरान इन्वॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है, यानी हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होगी, हिजबुल्लाह की वजह से ईरान इन्वॉल्व होगा, ईरान इन्वॉल्व होगा तो अमेरिका इन्वॉल्व होगा, बराह रास्त अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो रशिया और चाइना इन्वॉल्व होंगे। तो जो जुल्म यहां पर हो रहा है आप वो कड़ी मिला लें, वो आपको क्या ग्लोबल वॉर की तरफ नहीं लेकर जा रहा? तो इस तरह से ये चीजें दुनिया को चाहिए कि अपनी बका के लिए खड़े हों और इस जुल्म को फिल फौर जब रुकवाएं। अब यमन से पहले खबरें शेयर करते हैं और फिर हिजबुल्लाह की जानिब से जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं वो आपसे शेयर करेंगे। यमन ने नाज़रीन स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स फायर किए हैं इजराइल की तरफ। जरा 2 हेडलाइंस देखिए। अ स्वैम ऑफ ड्रोन्स इज मेकिंग इट्स वे फ्रॉम यमन, इजरायली मीडिया, रेजिंग द स्टेट ऑफ अलर्ट इन द सेंट्रल एंड सदर्न इजराइल, रेजिंग द स्टेट ऑफ अलर्ट। तो B-2 बॉम्बर ने जो यमन के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद अमेरिका ने यह क्लेम किया कि यमन का जो वेपन्स सारा वेपनरी है हमने तबाह कर दिया है, उनका मिसाइल सिस्टम और सारा जो उनके असलहा डिपोज है वो हमने तबाह कर दिया और अब यमन अटैक नहीं कर सकेगा। उसके बाद यमन ने वो लॉन्ग रेंज के अंदर इंडियन ओशन के अंदर निशाना बनाया और बताया कि अमेरिका जो है वो झूठ बोल रहा है और हमारे पास कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, और अब उन्होंने स्वैम ऑफ ड्रोन जो है वो इसराइल के ऊपर फायर किए। तो यमन भी फ्रंट के ऊपर मौजूद है और पूरी तरह से लड़ रहा है। आगे नाज़रीन चले तो जो हिजबुल्लाह के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नॉन स्टॉप अटैक का सिलसिला जारी है। अब आप ये लफ्ज़ बार बार सुन रहे हैं क्योंकि सूरत हाल को बस इसी तरह से ही बयान किया जा सकता है, क्योंकि सूरत हाल है ही इस तरह की। नॉन स्टॉप से मुराद है कि हर वक्त बम बरस रहे हैं वहाँ इसराइल के ऊपर, और पिछले 72 घंटों से
جو نئے فیز کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوا ہے تو جنگ کا نقشہ اس وقت بدل چکا ہے. جو ڈسٹرکشن ہے اسرائیل کی وہ میسو لیول کے اوپر جا چکی ہے, چاہے وہ اکنامک ڈسٹرکشن ہو, چاہے وہ ان کے جو مٹیریل ڈسٹرکشن ہو, چاہے وہ جانی نقصان ہو, وہ میسو لیول کے اوپر اس وقت جا چکا ہے. اور ساتھ ذرا دیکھیے پہلی خبر کہ حزب اللہ کی جانب سے ہرمیز 900 ڈرون, ون آف دا موسٹ ماڈرن ڈرون اسرائیل کا, اس کو گرایا گیا ہے. اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان, RA ڈیفنس یونٹ شاٹ ڈاؤن این اسرائیلی ہرمیز 900 ڈرون. حزب اللہ ہمیشہ سے ان ڈرونز کو گرانا چاہتی تھی, لیکن اس جنگ کے اندر پہلی بار انہوں نے یہ کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں کہ وہ ان ڈرونز کو گرا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے یہی وہ ہرمیز 900 ڈرونز ہیں جن کو وہاں یمن بھی گرا رہا ہے, اور یہ امریکہ کے ٹاپ ڈرون سمجھے جاتے ہیں. بلینز آف ڈالرز پے کر کے مختلف ممالک جو ہیں وہ اس کو خریدتے ہیں. ابھی ساؤتھ ایشیا کا ایک ملک ہے جو $2 بلین کے یہ ڈرونز ہرمیز 900 جو ہیں وہ وہاں سے اس نے معاہدہ کیا ہوا تھا امریکہ سے. لیکن جب یہ یمن میں سلسلہ شروع ہوا ہے اور ساتھ حزب اللہ نے گرانے شروع کیے ہیں تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ لینے بھی چاہیے یا نہیں. یعنی جو ان کی سب سے ٹاپ کلاس ڈرونز تھے جو بلینز آف ڈالرز میں امریکہ نے پہلے بیچے, اور اب ایک ملک ساؤتھ ایشیا کا $2 بلین کا وہ معاہدہ کر چکا ہے. تو جب یہ یمن نے ڈرون گرانے شروع کیے اور ایکسر ریزسٹنس نے, تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ اچھا ہمیں لینے بھی چاہیے یا نہیں. تو یہ امپیکٹ ہے کہ جو امریکی اسلحہ یہاں پر تباہ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ دنیا میں جا رہا ہے, کہ دنیا انہی سے اسلحہ خریدتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اچھا یہاں پر تو ایکسر ریزسٹنس نے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں, ایکسر ریزسٹنس نے پرخچے اڑا دیے ہیں, تو جب ہم نے کسی ملک کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ ملک مزید کیا تباہی لا سکتا ہے, تو یہ ڈرون کس کام کے ہیں. تو اس طرح کی جو امپیکٹس ہیں نا وہ بھی ہر فیلڈ, ہر ڈائنامکس کے اندر اس جنگ کے امپیکٹس جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اور جو ایک اور بہت بڑی چیز یہاں پر ہو رہی ہے ناظرین, ویسٹ اور ایسٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی جنگ یہاں پر جاری ہے. اس میں رشین اور کورین اور جو چائنیز ویپنز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. ادھر سے جو امریکہ کی اور باقی ویسٹ کی ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں پر استعمال ہو رہی ہے. تو وہ جو بڑی پاورز ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی کو یہاں پر ٹیسٹ کر رہی ہیں کہ کس کی ٹیکنالوجی یہاں پر سپیریئر ہوتی ہے. تو اسی لیے اس جنگ کا جو بھی فاتح ہوگا مطلب اس کی پاور میں اضافہ ہوگا, چاہے وہ امریکہ فاتح ہو اور چاہے وہ چائنا اور رشیا اور کوریا فاتح ہو, کیونکہ انہی کی ٹیکنالوجی یہاں پر کنفرنٹ کر رہی ہے. تو یہ جنگ جو ہے نا کئی ڈائمینشنز میں, یعنی ایک طرف یمن لڑ رہا ہے, ایک طرف حزب اللہ, ایک طرف باقی تنظیمیں لڑ رہی ہیں, لیکن یہیں پر وہ جو بڑی پاورز ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی کو بھی لڑا رہی ہیں کہ کس کی اصل میں جب ورلڈ وارز ہوتی ہے نا اس سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اگر یہ ہوا تو پھر کیا تباہی آئے گی. جو فرسٹ ورلڈ وار تھی وہ تو بس انسٹنٹلی چھڑ گئی, لیکن اس سے پہلے باقی جنگیں جو ہوتی ہیں, بڑی جنگیں ہوتی ہیں, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اچھا کس کی ٹیکنالوجی زیادہ سپیریئر ہے. تو وہ ایک بہت بڑی بیٹل ہے, اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی اور میڈیا میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا, لیکن یہ ایک ڈارک پہلو ہے اس جنگ کا جو یہاں پر ہو رہا ہے. اچھا اسی درمیان جو حزب اللہ کے باقی بہت بڑے حملے ہیں, حائفہ, حساس ترین بیسز, ان کو بھی کنٹینیوسلی یہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کی زبانیں ذرا دیکھیے کہ وہ کس طرح سے تازہ صورتحال کو بیان کر رہا ہے. لائف ان دا نارتھ از کمپلیٹلی پیرالائزڈ amid the continued heavy firing of hundreds of rockets in Lebanon daily to a large number of marches. The north, 1/3 of Israel, is in constantly anxiety and life is completely paralyzed and there is no possibility of the horizon for a ceasefire yet. وہ کہہ رہے ہیں نارتھ جو کہ 1/3 بنتا ہے اسرائیل کا وہ مکمل طور پر پیرالائز ہو چکا ہے. روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر سینکڑوں میزائل اور راکٹس اور پھر مارچز جو ہیں وہ یہاں پر فائر کیے جا رہے ہیں اور زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی اور کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے کہ یہ صورتحال ریورس ہو سکے گی, کیونکہ نہ تو سیز فائر ہونا ہے اور نہ اسرائیل حزب اللہ کو ہرا سکتا ہے. یا تو سیز فائر ہو جائے یا اسرائیل حزب اللہ کو ہرا دے تو یہ صورتحال بدلے گی, اور وہ دونوں ہوتی نظر نہیں آ رہی. نہ سیز فائر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کو ہرا سکتا ہے. تو اسرائیلی میڈیا اس تازہ ترین صورتحال کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ پوری طرح سے اسرائیل کو وہاں پر شکست ہو چکی ہے اور پہلی بار اسرائیلی لاکھوں کی تعداد کے اندر اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور واپسی کا کوئی جانا ابھی تک چانس نہیں ان کا بن رہا اور وہ پوری طرح سے جانا پیرالائز ہو چکے ہیں. اچھا آگے ناظرین چلے تو بہت ساری بیسز اور حائفہ کو جو نشانہ بنایا گیا ہے, ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. حزب اللہ says it bombed the Tirat Carmel base in southern Haifa with a barrage of advanced rockets. یہ جو حائفہ, سفید, تبریاس,
यहां के करीब करीब बेसेस है ना, ये सबसे सेंसिटिव बेसेस हैं, ये सबसे ज्यादा सिक्योर प्रोटेक्टेड बेसेस हैं। और इससे भी अगली कैटेगरी वो है जो तिल अवीव के इर्द गिर्द है, वो इससे भी अलग अगली लेवल की, जैसे पलमा चीन एयरबेस वहां पर है, जहां से उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी भी हेड हो रही है, वहीं से मतलब वो ऑपरेट हो रही है। तो इससे अगली कैटेगरी सेंसिटिव बेसेस की तिल अवीव की सराउंडिंग्स के अंदर है। तो अभी हिजबुल्लाह हिट कर रही है हाइफा के इर्द गिर्द जो मोस्ट सेंसिटिव बेसेस हैं, और तिल अवीव के गिर्द गिलोत बेस को उसने एक बार निशाना बनाया। पहले वो इनको निशाना बनाकर फिर वो तिल अवीव की तरफ बढ़ेगी। तो ये मतलब सबसे बड़ी उनकी बेसेस है, इनको एडवांस रॉकेट्स के साथ निशाना बनाकर कामयाबी के साथ हिट किया जा रहा है। यही वो वेपन्स थे जिनका टेस्ट था कि क्या वो इजरायली बेसेस के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी रॉकेट्स नहीं कर सकते, जिससे बाकी पूरे साल में जंग लड़ी गई, वो नहीं कर सकते। लेकिन क्या जो नंबर 1 वेपन है हिजबुल्लाह का, क्या वो पेनिट्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो वो हिजबुल्लाह ने करके दिखा दिया कि वो कर सकता है। वी टारगेटेड बेत हलील बेस विद द मिसाइल साल्वो। फिर इजरायली मीडिया 20 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम सदर्न लेबनान टुवर्ड्स द करमेल। करमेल जो आप समझ लें कि हाइफा की ईस्ट के अंदर वाक़या है, अहम तरीन शहर है, इस पर रॉकेट्स फायर किए गए। बैराज ऑफ रॉकेट was launched some time ago towards the occupied Palestine. The Lebanese resistance announced targeting Israeli artillery positions in the settlement of Odem with a rocket salvo. मतलब जहां से artillery fire हो रही थी वहां से अटैक किया। Rocket salvo from Lebanon towards the Galilee and siren sound in the settlements of the Margaliot along the border। जो settlements हैं वो भी under attack आ रही हैं। ये जरा हेडलाइन सुनिए इजरायली मीडिया की। Hezbollah expands the circle of fire with a 255% jump in gunfire towards non-evacuated areas। हिजबुल्लाह के हमलों की अगर हम शिद्दत का अंदाजा लगाएं तो वो 255% उनमें इजाफा हुआ है जो नॉन इवैक्यूएटेड एरियाज हैं। तो हिजबुल्लाह का प्लान वही है कि इनको जो है वो डिस्प्लेस करना है और इनको शेल्टर्स के अंदर कैद करना है। तो ये कब तक इस जंग को कंटिन्यू रख पाएंगे, ठीक है, तो इसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। Our fighters targeted a gathering of Israeli enemy forces in the Khalit Warda with rocket salvo। फिर इसी तरह जो लेबनान बॉर्डर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, मरून अल रास का जो एरिया है, वहां पर इजरायली फौज की जो गैदरिंग है उसको हिट किया गया है। जिव हॉस्पिटल क्या रिपोर्ट कर रहा है? 15 wounded were transferred from the combat zone on the northern border with Lebanon। लेबनान बॉर्डर पर जो क्लैशेस जमीनी हो रहे हैं या गैदरिंग्स के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, 15 फौजी सिर्फ जिव हॉस्पिटल के अंदर लाए गए हैं। कुछ देर पहले 15 फौजी जिव एक हॉस्पिटल के अंदर यहां पर लाए गए हैं। इसके अलावा स्मोक राइसेस अराउंड द मिसगाव एम साइड, धुआं उड़ता हुआ मिसगाव एम से जो है वो देखा जा सकता है। इसी दरमियान नाज़रीन इराक की जानब से कॉन्टिन्यूस हमले जारी हैं और बड़े प्रिसाइज और बड़े इंपैक्टफुल अटैक्स इराक कर रहा है। गुलान हाइट्स के ऊपर अभी ताज़ा तरीन हमला इराक की जानब से किया गया है और साथ जो जॉर्डन वैली है उसको निशाना बनाया गया है। जॉर्डन बॉर्डर के साथ जो बड़े हसास इजराइल के टारगेट्स हैं, जो उनकी बेसेस हैं, उनके मिलिट्री साइट्स हैं, उनको इराक ने संभाला हुआ है। और हम जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं उसमें पता चलता रहता है कि इराक के हमले बहुत कामयाब हैं, बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और गुलान हाइट्स पर एक फौजी जो मारा गया, उसके वालिद ने बताया इजरायली कि वहां पर इजरायली फौजियों में इतना डर है कि वो रात को सो नहीं पा रहे, क्योंकि उनको डर है कि किसी भी वक्त इराक का ड्रोन आएगा। ये हालत वो बयान कर चुके हैं। इसी दरमियान नाज़रीन ईरान से खबर सामने आ रही है। ईरान कह रहा है कि आवर हैंड्स आर ऑन ट्रिगर एंड द बिगेस्ट सरप्राइज अवेट्स द ज़ायनिस्ट। हमारे हाथ ट्रिगर के ऊपर हैं और जो ज़ायनिस्ट हैं उनके लिए हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस तैयार हैं। देखें, एक बात तो बहुत क्लियर है कि आज 21 दिन गुजर चुके हैं और इसराइल का हमला नहीं हुआ, और साथ जो रिपोर्ट सामने आई है कि 3 F-35 तैयारे कम से कम तबाह हुए हैं। तो खौफ तो इसराइल में वो वाज़े देखा जा सकता है कि अगर उनको ये खौफ ना होता तो उन्होंने कब का हमला कर दिया होता। तो अभी तक के डिले का सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर ईरान ने स्ट्राइकिंग पावर हासिल कर लिया और उनके 3 F-35 तैयारे तबाह कर दिए हैं तो ईरान उनकी तमाम बेसेस को खंडर का ढेर बना सकता है, उनके तमाम F-35 तैयारों को मलबे का ढेर बना सकता है। तो इसका अब क्या हल निकाला जाए? तो ये वो वाज़े खौफ है जो इसराइल में देखा जा रहा है, वगरना इसराइल ने कभी इतने दिन इंतजार नहीं करना था। उसकी तो जो सारी जो उसका वजूद है वो एस्केलेशन डोमिनेंस के ऊपर है कि एक मुक्का कोई मारे तो 2 मुक्के मारने हैं। अब 21 दिन गुजर गए हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं है, इसराइल ऐसा इंतजार नहीं करता। पूरी तरह से उसकी ताकत जो है एक्सपोज हुई है। अब आखिर में एक खबर जो सामने आई है, हमारे लिए तो ये बेमानी है, लेकिन फिर भी चूंकि इंटरनेशनल मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है
اور ہر میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، اس لیے آپ کے سامنے اس کے حقائق رکھنا ضروری ہے۔ ایموس ہوچسن وزٹ کر رہا ہے بیروت کو ایک بار پھر، یعنی لیبنان آ رہا ہے، اور ادھر سے اسرائیل کی جانب سے ایک سیز فائر پرپوزل بھیجا گیا وائٹ ہاؤس کو، جو یہ ایموس ہوچسن آ کر لیبنان سے ڈسکس کرے گا۔ اچھا اب ناظرین، یہ کیا نیا ٹرک ہے؟ سیز فائر تو بالکل یہاں پر ہونے والا نہیں ہے، ابھی تک اس کی ڈیمانڈ سے نہیں پتہ چلے کہ اسرائیل نے اس میں کیا ڈسکس کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا جب بھی یہ ڈیمانڈ سامنے آئیں گی، جو بھی اس میں پرپوزل میں پوائنٹس ہوں گے وہ بیس لیس ہوں گے، وہ ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر ایگری ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ایسی سینس لیس چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ اگلی ویڈیو تک سامنے آ جائیں گے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک تو اس میں سینس لیس چیزیں ہوں گی۔ اچھا اب چونکہ سارا دنیا کا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے کہ سیز فائر پرپوزل بھیجوا دیا گیا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ دیکھیں اس کا مقصد ہے ٹائم کنزیوم کرنا، میڈیا گیمز کرنا، کہ اب دنیا اس کو بھول جائے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اس کو بھول جائے جو وہ خوراک پانی بند کیا ہوا ہے، جو بمبنگ وہاں پر کر رہے ہیں، جو لیبنان میں خوفناک ترین بمباری کر رہے ہیں، اور جو ان کی عبرتناک شکست ہوئی ہے اس کو ڈسکس نہ کریں، اور یہ ڈسکس کریں کہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ کہ دیکھو اسرائیل تو سیز فائر کا پرپوزل خود بھجوا رہا ہے، یہ دیکھو حزب اللہ ہی ہے۔ امریکہ کیا بیانیہ بناتا ہے، ویسٹ کیا بیانیہ بناتا ہے کہ یہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے جو جنگ کو بڑھانا چاہتی ہے، اسرائیل اور امریکہ تو جنگ کو روکنا چاہ رہے ہیں، ابھی بھی ان کے بیانات یہی آتے ہیں کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے۔ تو اس چیز کے اندر مغربی میڈیا کو جو نئی فیڈ کیا جاتا ہے، مطلب پچھلا مٹیریل ختم ہو جاتا ہے نا، پچھلا کنٹینٹ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح کے پرپوزلز کے ذریعے نیا کنٹینٹ دیا جاتا ہے کہ وہ 5-10 دن وہ چلتا رہے، پھر نیا کوئی چیز آ جائے گی، اور اس میں اب یہ جائیں گے، وہ ڈسکس ہوگا، ان کا جواب آئے گا، پھر نہ ہو جائے گی، 15 دن گزر جائیں گے۔ تو اس لیے اس کے اوپر کوئی فوکس، مطلب ریزسٹنس کی سائڈ سے کوئی بھی فوکس نہیں کر رہا ہے، اور جب تک یہ ڈیٹیلز آئیں گی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اور چونکہ امریکن الیکشنز بھی ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا کہ جی کول ڈاؤن کرنے کے لیے بائیڈن بھی کہہ سکے کہ دیکھو ہاں پرپوزل آ گیا ہے، اور دیکھو ہمیں بھجوایا نیتن یاہو نے، اور ہم جو ہے وہ اب کر رہے ہیں سارا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ چلتی رہیں گی، آگے 10-15 دنوں کے بعد پھر کچھ نہ کچھ آ جائے گا، لیکن یہ حتمی اور فائنل جنگ ہے جو کہ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ جنگ اچانک رک جائے تو بھی وہ نتیجہ خیز ہی ہوگی، کیونکہ جنگ رکے گی تو اسرائیل ہارے گا نا، تو پھر نتیجہ خیز ہوئی نا، اور اگر یہ آگے سے آگے بڑھتی رہی تو بھی کسی کے ہار اور کسی کی جیت پر ختم ہوگی۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔